So what's up students, myself Kushagra and welcome back to your channel जिज्ञासा। So आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और जो पुराने भी है जिसने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया वो भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला टॉपिक है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो अब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी वर्ल्ड में, चाहे कोई भी जो अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो बाय चांस ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। उसके पीछे एक सीरीज ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। तो जो मेन रीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा परफॉर्म करने के, वो है हमारा कि उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रही है, अपने रिजल्ट्स हमेशा अच्छे दे रही है, प्रॉपर एफर्ट मार के अपना सारा काम कर रही है। एंड मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो एक ग्रुप एक्टिविटी एंड नेसेसिटी एक्टिविटी भी है। इवन दो ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं, हमें अपनी लाइफ में भी हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक एक्टिविटी के अराउंड कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे स्टडीज करनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, अपने खुद को मैनेज करना पड़ेगा, मेन जो बात है। तो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप एक्टिविटी तो है ही है, लेकिन हम इसको हटा नहीं सकते किसी भी चीज से। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन आती है हमारी, वो ये बन सकती है कि मैनेजमेंट डिफाइंस एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the main aim to achieve a goal, an objective or a aim efficiently or effectively। अब जो इसके बाद हमारा आता है कि मैनेजमेंट के अंदर की प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। मेनली मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर आता है मेरा डायरेक्टिंग और फिर आता है मेरा कंट्रोलिंग। तो ये कुछ 5 मेरे मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करते हैं। सबसे पहला था मेरा प्लानिंग। अब प्लानिंग के टाइम पे, या प्लानिंग जो होती है वो मेनली कि मैंने अपने गोल्स को सोचा, अपने आइडियाज को सोचा, या फिर जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है मेन, कि मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किस पोजीशन तक जाना है, तो वो जो मैंने सोचा वो मेरा प्लानिंग के अंदर प्रोसेस में सारा आ गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेप होता है कि प्लानिंग में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में मैं रिसोर्सेज को गैदर करूंगा, या फिर मेथड्स क्या होंगे काम करने के, या फिर किस तरीके से काम होगा, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या होंगे सारे, तो वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा स्टाफिंग। अब स्टाफिंग जो स्टेप है इसमें कि अब मैंने प्लानिंग कर ली, मैंने रिसोर्सेज भी गैदर कर लिए, प्रोसेसेस भी बना लिए कि किस तरह से काम होगा, लेकिन उस काम को करने के लिए मेरे को एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होती, उसमें किसी ना किसी तरह से मेरे को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट मेरी स्टाफिंग के प्रोसेस में ही खत्म होती है। एंड इसके बाद आता है मेरा डायरेक्टिंग। अब मेरे सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग भी हो चुकी है, अब मेरा मेन काम शुरू होता है। इस प्रोसेस में मैंने अपना, इस स्टेप में मैंने अपना काम शुरू किया। एंड काम शुरू करने के साथ साथ मुझे एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए कि मैं लोगों को लीड कर सकूं। प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए काम करते हुए, कि मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाला वर्कर समझे एंड फिर उस हिसाब से काम करे। हर एक वर्कर के लिए अपनी मोटिवेशन होती है, तो मुझे मोटिवेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमारी चलती हैं काम करने के साथ साथ। फिर हमारा 5th स्टेप जो आता है वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का जो स्टेप है, अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो कंट्रोलिंग के स्टेप में मैं अपने एक्चुअल रिजल्ट को मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कंपेयर करता हूं। अब कंपैरिजन भी अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो मेरा एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, या तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड के जितना ही होगा, या फिर उससे कम होगा। अगर कम है तो कंट्रोलिंग के स्टेप में हम प्लान्स बनाते हैं कि कैसे इस कमी को नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकेगी, और ये कमी क्यों आई, इसको कैसे सॉल्व करें, हम ये डिसाइड करते हैं कंट्रोलिंग में। अगर ज्यादा हो जाए तो हम ये देखते हैं कि हमने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन जो है हमारी वो बहुत अच्छी हुई है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो
इस प्रोसेसेस को देख के हम मैनेजमेंट का एक अलग डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं यहाँ से, तो वो है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन with the main aim to achieve the organizational goal effectively and efficiently। अब बार बार मेरा effectively, efficiently हर बार एक डेफिनेशन में आ ही रहा है। हमने पहली मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी देखा, हमने दूसरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी यही देखा। तो अब ये क्या चीज है ये दोनों? तो इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली अचीव करने का मतलब है कि काम को कंप्लीट करना, जो भी हमें काम मिला उसको एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट करके रिजल्ट देना, ये हमारा होता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी होती है हमारी कि कैसे उसी काम को मिनिमम कॉस्ट में किया जा सके और एक टाइम पीरियड के अंदर किया जा सके, तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो दोनों ही मेरे लिए रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की कि काम जो है वो कंप्लीट भी हो जितना भी दिया गया है, और वो मिनिमम कॉस्ट और एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स मेरे फुलफिल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि गोल जो है हमारी मैनेजमेंट का वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरह से अचीव हो पाया है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम ये मानते हैं कि हम इफेक्टिवनेस रखेंगे लेकिन हम एफिशिएंसी को भूल जाते हैं कि मेरे को जो टास्क मिला है मेरे को वो टास्क कंप्लीट करना है, चाहे मुझे उसके लिए हाई कॉस्ट भी पे करनी पड़े। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी एक वर्कर को मिला है कि उसको 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन उस यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दी, जिसकी वजह से कि ओवरऑल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की बढ़ गई। तो ये एक गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। एंड अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ कि अगर मेरी एफिशिएंसी है लेकिन मैंने इफेक्टिवनेस को हटा दिया अपने बिजनेस से, कि जो भी मेरे यूनिट्स मेरे को प्रोड्यूस करने हैं या जो 1000 यूनिट्स अगर मुझे प्रोड्यूस करने थे, तो मैंने उसको एकदम कॉस्ट कट करके मैंने प्रोड्यूस तो कर दिए लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बने और जो मेरा टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये दोनों ही बुरा है मेरे लिए। तो इन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये दोनों ही चीजें रहनी चाहिए हमेशा अगर बिजनेस को अच्छी तरह से ऑपरेट करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर? तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट जब भी हम करेंगे किसी ना किसी गोल को दिमाग में रख के ही हम मैनेजमेंट को की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अगर वो बात करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या फिर हम बात करें कोई भी पर्सनल गोल है, तो हम मैनेजमेंट तभी करेंगे जब मेरे दिमाग में कोई गोल है, किसी गोल को अचीव करने के लिए मैं मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस करूंगा। सेकंड है मेरा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट मैंने एक बार किया बस मुझे एक बार ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को हर एक प्रोसेस में, हर एक प्रोडक्शन के टाइम पे या हमेशा ही मुझे मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग तक पहुंचा, फिर कंट्रोलिंग के बाद दोबारा मेरे को प्लानिंग करनी होगी आगे के काम के लिए। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर थर्ड है मेरा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मेरा ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस में ही काम नहीं आता। हमें लगता होगा कि शायद बिजनेस में ही काम आता हो मैनेजमेंट और कहीं नहीं काम आता, लेकिन हर सोशल, इकोनॉमिकल या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वहां पे भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से ही पूरे काम को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, काम को करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा इवेंचुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का ही होगा। एंड हम मैनेजमेंट को किसी भी जगह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। फोर्थ है मेरा मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट जो वो इंटेंजिबल फोर्स है, वो एक्चुअली में दिखती नहीं है आपको कि मैनेजमेंट चल रही है, लेकिन जब आपके गोल्स मीट हो जाते हैं, जब एक ऑर्डरनेस रहता है, कोई केओस नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, तो तब हमें फील होता है अंदर अंदर कि कंपनी प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से चल रही है। फिर है हमारा कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जो मैनेजमेंट का जो काम है वो एक ग्रुप एक्टिविटी में चलता है। कोई एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता प्रॉपरली परफॉर्म, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं और उन ग्रुप्स के हिसाब से ही उनका काम चलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल काम अकेले नहीं कर सकता, ग्रुप में ही काम होता है। फिर सिक्स्थ है मेरा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो डायनामिक होता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो इसकी रीजन की वजह से जो मैनेजमेंट है उसको भी
जो ट्रेंड्स होते हैं उसके हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है। जो भी कंज्यूमर के नीड्स हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट को अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के या मैनेजमेंट के काम को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कि कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो जाए, वो एक अच्छा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंजेस आ जाए आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के हिसाब से, या फिर ट्रेंड्स में कुछ चेंज आ जाए, फैशन में कुछ चेंज आ जाए, फिर जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की या आपके टाइम पे जो भी आपके एरिया में गवर्नमेंट है वो बहुत अनस्टेबल है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके बिजनेस ऑपरेशंस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए आपको भी, मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा, वो स्टैटिक नहीं रह सकता, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने ऑपरेशंस के अंदर। फिर सेवंथ है मेरा, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, कि जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग डायमेंशंस पे काम करती है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल पे ही काम करती है, मैनेजमेंट का जो काम है वो मल्टी डायमेंशनल है, हर एक डायमेंशन पे इसका काम होता है। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है हमारा वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो अब जो भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी काम को कोई ना कोई काम चल रहा होता है। अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही किसी ना किसी प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें कोई गवर्नमेंट शॉप, तो वहाँ पे कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल, वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को चेंज करके, अपने टारगेट्स में इसको चेंज करके, एंड फिर जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क यहाँ पे काम करता है। सेकेंड है मेरा जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्स जो होता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे आपके पास कितनी ही बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपका बिजनेस ढंग से काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी नीड्स को समझना, उनके डिज़ायर्स को समझना, उस हिसाब से उनकी एबिलिटीज़ को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको काम देना, उनके ऊपर इतना प्रेशर डालना या फिर जितना वो सहन कर सके उतना प्रेशर डालना, प्रमोशंस और कई सारी चीज़ें उनके बेसिस पे हमें सोचनी पड़ती हैं। अब थर्ड है हमारा कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जितनी भी बिजनेसेस हैं हमारी, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के एक्सचेंज पे ही काम कर रही है। तो इसका सिंपल मतलब है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम अपने जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट मटेरियल्स होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करके एक डिजायर्ड आउटपुट बनाते हैं। तो ये एक इंटर लिंक क्रिएट करता है हमारा बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के साथ, हमारा करता है लिंक मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को लिंक करता है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं बिजनेस के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे भी मेनली तीन हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला आता है मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड आता है मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम तीनों को ही थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है मेरा वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब है कि पैसों से रिलेटेड, किसी भी कंपनी में जो भी पैसों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ही डालते हैं। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी मेनली तीन चीजें आती हैं मेरी, वो है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइवल की। अब किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइवल उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो वो इस हिसाब से स्टार्ट नहीं होता कि वो 1 साल तक या 5 साल तक ऑपरेशंस करेगा, उसके बाद वो बंद कर देगा अपने बिजनेस को। ऐसा नहीं होता। वो तो किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो लाइफ लॉन्ग तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो सर्वाइवल हमारे लिए हमेशा ही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हमें सर्वाइव करना है। सेकेंड है मेरा कि प्रॉफिट्स। अब सर्वाइव करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है किसी बिजनेस के लिए, एक टाइम के बाद बिजनेस को प्रॉफिट्स भी अर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो बढ़ रहे होते हैं। अगर मैं हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट पे ही रखता हूं खुद को, तो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है एज अ एंटरप्रेन्योर मेरी, तो वो मेरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे जितनी इनकम हो रही है उतना ही मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो बिजनेस में इतना रिस्क लेने का फायदा ही नहीं है कुछ, अगर प्रॉफिट्स ही ना आ पाए। फिर थर्ड आता है मेरा ग्रोथ। अब प्रॉफिट्स भी सर्वाइव भी कर लिया हमने प्रॉफिट्स भी अर्न कर लिए, अब कंपनी का ग्रो करवाना भी हमें जरूरी होता है, क्योंकि एक टाइम बाद अगर हम प्रॉफिट्स को तो लेते रहेंगे, लेकिन हमने उसी प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करके अपने बिजनेस में ना डाला और हमने ग्रोथ नहीं की, तो भी बिजनेस के लिए सर्वाइव करना तक मुश्किल हो जाएगा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो हमें ग्रोथ भी कांस्टेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस की। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव।
अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हर बिजनेस के इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं अपने, उनको तो बिजनेस कभी हटा नहीं सकती, लेकिन कुछ सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हो गया कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ही यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, जो लो लेवल वर्कर्स हैं, उनको, उनके बच्चों को हम स्कूल्स की फैसिलिटीज़ या फिर उनको हम मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, या फिर हम एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके और डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस हम ना करें अपनी कंपनी के अंदर। तो ये सब कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक मैनेजमेंट के अंदर। थर्ड आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं हर एक एम्प्लॉय के, जो कि मैनेजमेंट को फुलफिल करना जरूरी है। कुछ नीड्स होती हैं हमारी मेनली। सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंशियल नीड्स, कि हमें सही टाइम पे सही रेम्यूनरेशन या सही पर्क्स मिल सके। सेकेंड है मेरा इसमें ही, वो है सोशल नीड्स, कि जो भी मुझे पीयर रिकॉग्निशन है वो मिल सके। थर्ड है मेरा हाई लेवल नीड्स, कि जो मेरी पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली उस पर भी इन्वेस्ट करे। तो मैनेजमेंट की ये भी कुछ जिम्मेदारीज होती हैं। तो हमने यहाँ देखा कि मैनेजमेंट की मेनली 3 ही ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो उसमें पहला था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को परफॉर्म या मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के इंपॉर्टेंस क्यों है, या फिर क्यों वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जानने से पहले हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको कैसे, उस वर्ड को कैसे बनाया गया है। मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो मैनेज, मैन और टी, ये 3 अलग अलग वर्ड्स आते हैं। इसमें हमें इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो मैन और थिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। पहला इंपॉर्टेंस है मेरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो अब मैनेजमेंट जो है वो आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। अब कैसे कर सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रॉपर स्टेप्स लेके इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जब हम अच्छे स्टेप्स लेते हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सेकेंड है मेरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजमेंट है हमारी, वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अडेप्ट कर सके खुद को जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के अंदर। अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको डायनेमिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करे। क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में जाने का मतलब है कि अपने फेमिलियर, सिक्योर या फिर नोन एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी भी नए एनवायरनमेंट या फिर किसी भी नए मोर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पहुंच जाना, जो कि हर कोई रेजिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे हमेशा, एंड वो उस मोटिवेशन के थ्रू ही उस डायनेमिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। थर्ड है मेरा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में भी हमारी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल के गोल के ऊपर जो ग्रुप का गोल है, फिर जो बिजनेस का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने में हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। और हर एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजर का ये काम होता है कि वो जो भी काम है, जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करके ग्रुप गोल को अचीव किया जा सके। तो ये भी काम उसका देखने का होता है। फोर्थ है मेरा कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स। अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है हमारे पर्सनल या फिर इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि वो मोटिवेट करती है सारे एम्प्लॉयज़ को या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं कि वो अपने पर्सनल गोल तो अचीव कर ही सके, लेकिन उन पर्सनल गोल्स का एक रिलेशन रहे मेरा ऑब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, वो हमेशा अपने पर्सनल गोल के लिए काम करते हैं। एंड अगर मैंने उन पर्सनल गोल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ टैली करके रखा है, तो जितने भी लोग पर्सनल गोल्स अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी अचीव हो जाएंगे। एंड उन पर्सनल गोल्स का ध्यान रखना भी हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हाई इनकम, हाई लेवल नीड्स भी पूरी हो सके। अब फिफ्थ है मेरा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर सोशल गोल्स को अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब कैसे? सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर
वो मैनेजमेंट गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स को प्रोवाइड करता है। फिर वो नई नई टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करता है जिससे कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो सके। एंड वो ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है कुछ ना कुछ। एंड जो मैनेजर है वो अपने गोल्स को हमेशा सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत टैली करके रखना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता रहे कॉन्स्टेंटली, अगर ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप कर रही है तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के भी कुछ लेवल्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, कुछ हायरार्कीज होती हैं हमारी जो कि मैनेजमेंट में काम करती हैं। तो मैनेजमेंट के हमारे मेनली 3 लेवल्स होते हैं। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर है लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। एंड मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़ने से पहले एक और हम बात समझ लेते हैं कि हर एक मैनेजमेंट, हर एक काम पे या हर एक स्टेप पे जो मैनेजमेंट का काम है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। एंड ये सारे जो भी मैनेजमेंट के काम है वो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आगे। तो पहला था हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में मेनली वो लोग हैं जो कि कंपनी का विजन या कंपनी का जो गोल है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, या फिर आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद कंपनी किस एरिया पे होनी चाहिए, या फिर कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह से होने चाहिए। तो इसमें मेनली हमारे वो लोग इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स। तो ये सब पोस्ट हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो अब कुछ फंक्शंस भी होते हैं हमारे मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के। सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी बिजनेस के अंदर उन सब के हिसाब से कोऑर्डिनेट करके रखना। फिर सेकेंड है कि ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर थर्ड है कि बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना और उसके हिसाब से स्टेप्स बनाना कि क्या हम फ्यूचर में करेंगे। फिर फोर्थ है कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करना और कैसे हम उसको अचीव करेंगे उसके लिए स्टेप्स बनाना। एंड फिफ्थ है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भी बनाने चलने चाहिए, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भी बनने चाहिए, एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भी बनने चाहिए। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी है, स्ट्रेटेजिकल काम है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग आवर्स कमिटमेंट देनी पड़ती है, लेकिन जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब मिलता है। एंड यहाँ पे जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तभी आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आ सकते हो। सेकेंड टाइप का जो सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है मेरा वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक लिंक बनाता है मेरा लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स है, एंड सुपीरियर है मेरे जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या फिर जो सुपरवाइजरी है उनके सुपीरियर्स होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे वो डिविजनल या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिर फाइनेंस मैनेजर, फिर हमारा अकाउंट्स मैनेजर, फिर परचेजिंग मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर। तो ये सब डिपार्टमेंट्स के हेड यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो ज़्यादातर हमारी होती हैं कि जो भी डिपार्टमेंटल गोल्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल गोल्स है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हम डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, उन गोल्स को कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके, यहाँ पे इनका मेन एम ही यही होता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला फंक्शन है कि ये एक लिंक बनाता है मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करना कि इनके डिपार्टमेंट के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पर्सोनल्स या फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए। फिर थर्ड है मेरा कि जितने भी पर्सोनल्स हैं हमारे, जो भी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उन सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज देना, एंड उन सब लोगों को अकाउंटेबल रखना उनके काम के लिए, एंड फिर बाद में उनसे चेक करना कि उन्होंने क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। अगर नहीं किया या किसी भी वजह से नहीं हो पाया तो रीजन फाइंड आउट करना कि क्यों नहीं हो पाया, और उस रीजन को जल्दी से जल्दी करेक्ट करना। ये सब इनकी जिम्मेदारी है। फिर फोर्थ है मेरा कि जो भी एम्प्लॉयज इनके अंडर काम करे उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करके रखना अलग अलग तरीकों से, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अलग तरह से मोटिवेट होता है। कोई हाई सैलरी से मोटिवेट हो जाएगा, कोई हाई पोजीशन से मोटिवेट होता है, कोई
जस्ट अगर आप उनसे थोड़ा सा हंस खेल के बात करो तो वो उससे मोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेट करके रखना एम्प्लॉइज को। एंड फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में एक स्मूथ फंक्शनिंग चल सके, ये भी मेंटेन करके रखना, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर जो थर्ड लेयर आता है मेरा मैनेजमेंट का, वो है सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये वो फाइनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि एक्चुअल वर्कर्स के जस्ट ऊपर होता है। तो ये एक लिंक बना के रखता है मेरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट का हमारे एक्चुअल वर्कर्स के साथ, कि जिनको एक्चुअली में एक्टिविटी को परफॉर्म करना है उनके साथ लिंक बना के रखता है। एंड जो इसका मेन काम होता है वो ये है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ड्यूटीज आई है, उसको एक्चुअल वर्कर्स तक पहुंचाना, कि जो भी काम करेंगे उन वर्कर्स तक उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो ये इनका मेन काम। अब कुछ इनके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कि जो वर्क फोर्स है उसके ऊपर कांस्टेंट नजर रखना कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड है इसमें कि जो भी एक्चुअल वर्कर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन रखना, एक कनेक्शन रखना, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उसको एक्चुअल वर्कर्स तक पहुंचाना। तो ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है। थर्ड जो मेरा फंक्शन है हमारा सुपरवाइजरी लेवल का, वो है कि ये देखना कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं क्या उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। एंड जो फोर्थ है वो ये चेक करना कि जितना भी काम हो रहा है उसमें मैक्सिममली वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो, जो भी वर्कफोर्स से काम कराया जाए, एंड जो वेस्टेज है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो ये सब कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस या नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो खत्म होता है। तो आज जो है आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, किसका रहना जरूरी है, किसका नहीं है। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको अचीव किया जा सके। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, ये भी जानना जरूरी था। एंड लास्ट हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, किस किस लेवल पे मैनेजमेंट काम करती है, उनके उन लेवल की क्या फंक्शंस हैं। तो हमने आज ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। तो अब इस चैप्टर से जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें से कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखो। मैं ट्राई करूंगा कि उन सब क्वेश्चंस के जवाब मैं अच्छी तरह से दे सकूं। एंड जाते जाते अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कमेंट के लिए तो मैंने बोल ही दिया। एंड जितने भी लोग नए हैं, अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड जो पुराने हैं वो बेल नोटिफिकेशन, और जो नए हैं वो भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड जाने से पहले मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे होम, एंड रिमेंबर गाइस, you can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching. Goodbye.